सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज हम एक और वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम UPSSB पेट द्वारा आयोजित जो 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति या अध्यक्ष बनाया गया? पहला है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, वो सिर्फ एक बार बनाए गए थे, यानी एक का जो राइट आंसर होगा पहले का, वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और वो बनाए गए थे बेलगांव अधिवेशन 1924, यानी बेलगांव अधिवेशन जो 1924 हुआ था, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे INC के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? पहला है अहिंसा, बी है ब्रह्मचर्य, सी है व्यवसाय और डी है सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवसाय जो है वो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, यानी 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। बाकी जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह जो है, 3 जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? पहला है दिसंबर 1920, बी है मार्च 1918, सी है फरवरी 1919, डी है अप्रैल 1921। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी 1919। और ये 1919 जो हुआ था, ये हुआ था आपका रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट था, उसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? पहला है स्थानीय, बी है विकेंद्रीकृत, सी है केंद्रीकृत, डी है ग्लोबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विकेंद्रीकृत, यानी डिसेंट्रलाइज। तो 4 का जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। विकेंद्रीकृत मतलब होता है जो सत्ता होती है वो किसी के एक हाथ में नहीं होती है, बल्कि जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायत स्तर पर, ऐसे हर जगह जो है सत्ता वितरित रहती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। पहला है खादी, बी है पहिया, सी है नमक और डी है धागा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खादी, यानी 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्योंकि गांधी जी हमेशा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी वस्त्रों का उपयोग करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? पहला है गैर हिंसा अर्थव्यवस्था, बी है विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, सी है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, डी है गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है वो गांधी जी के आर्थिक विचार का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? पहला है मणिलाल गांधी,
बी है गोपाल कृष्ण गांधी, सी है देवदास गांधी, डी है मोहनदास गांधी। तो जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं वो हैं मोहनदास गांधी। यानी 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं? पहला है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बी है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। सी है इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। डी है या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। जो ये सिद्धांत है ये गांधी जी के सर्वोदय के आदर्श में शामिल नहीं है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुँचे? पहला है जोहानसबर्ग, बी है केप टाउन, सी है डरबन और डी है पोर्ट एलिजाबेथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी डरबन। और कब पहुँचे थे? तो दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे 1893 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कहाँ बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? पहला है रस्किन, बी है प्रिटोरिया, सी है नाटाल और डी है फिनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनिक्स यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पहला है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है हरियाणा। तो जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपके बिहार में। यानी 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? पहला है 10 मार्च 1930, बी है 12 मार्च 1930, सी है 4 अप्रैल 1930, डी है 4 फरवरी 1922। तो जो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 यानी 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? पहला है सरदार पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस यानी आंसर नंबर सी। अब ये बोला कब था? तो ये बोला था जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में जो है सुभाष चंद्र बोस रंगून यानी वर्तमान में रंगून बर्मा को कहते हैं, बर्मा नहीं बल्कि रंगून जो है वर्तमान में म्यांमार है। यहाँ से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए संबोधित किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? पहला है 13 अप्रैल 1920, बी है 13 अप्रैल 1919, सी है 14 अप्रैल 1920, डी है 19 अप्रैल 1919। तो जो जलियांवाला नरसंहार है वो घटा था 13 अप्रैल 1919।
यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। और ये घटित क्यों हुआ था? ये घटित हुआ था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है सैनिक विद्रोह और डी है असहयोग आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? पहला है 1919, बी है 1931, सी है 1909, डी है 1930। तो जो खिलाफत की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए जो खिलाफत समिति बनी थी वो बनी थी आपकी 1919, यानी 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जो खिलाफत कमेटी बनाई थी वो बनाई थी आपकी हकीम अजमल खां, यानी हकीम अजमल खां, कामा मौलाना आज़ाद तथा अली भाइयों, मतलब अली भाई जिसमें थे वो थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। खिलाफत के मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, यानी जो खिलाफत का मुद्दा उठा था 1919 में, तो उसके पीछे गांधी जी का मुख्य कारण क्या था? पहला है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बी है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, सी है हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को उठाया था। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? पहला है चौरी चौरा घटना के कारण, बी है काकोरी घटना के कारण, सी है लोगों की मौतों के कारण, डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो जो चौरी चौरा घटना जो असहयोग आंदोलन बंद किया था वो बंद किया था चौरी चौरी घटना के कारण, यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जो चौरी चौरा घटना हुई थी ये हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई, जिसमें से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस थाने में घुसकर 23 लोगों को जिंदा जला डाला था, उसमें आगजनी की थी। जिससे क्या हुआ था, गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन जो है वो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1892, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधारित है वो आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? पहला है 1919, बी है 1920, सी है 1921 और डी है 1922। तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था
1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? पहला है फरवरी 1922, बी है मार्च 1926, सी है मई 1929, डी है सितंबर 1925। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फरवरी 1922, यानी आंसर नंबर ए, यानी 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? पहला है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो जो चौरी चौरा भारत के जिस राज्य में है वो है आपके उत्तर प्रदेश, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? पहला 13 मार्च 1922, बी है 5 फरवरी 1922, सी है 3 मार्च 1922 और डी है 5 मई 1922। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा किस जिले में घटी? पहला है फैजपुर, बी है इलाहाबाद, सी है गोरखपुर, डी है रायबरेली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। पहला है इनमें से कोई नहीं, बी है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, सी है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, डी है लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के कहने हेतु। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो कारण था वो कारण था आपका नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, यानी 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। और शुरू कब हुआ था? ये गांधी जी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। और ये ख़त्म कब की थी? ये ख़त्म की थी 6 अप्रैल 1930 में, यानी 24 दिन की यात्रा गांधी जी ने की थी। और वहीं पर धरसना नामक स्थान पर मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पहला है पंडित रमाबाई, बी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी है मैडम कामा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था कि जो दांडी नमक यात्रा में जो कहा था सामाजिक कार्यकर्ता ने कि जो ये आंदोलन है ये पुरुषों तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जो दांडी नमक यात्रा है ये सभी लोगों तक पहुँचे। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया? पहला है गांधी इरविन पैक्ट, बी है गांधी बेवल पैक्ट, सी है गांधी
लिन लिथगो पैक्ट, टी है गांधी माउंटबेटन पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट, यानी जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसी के चलते गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था, और इसी को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड इरविन, सी है क्लेमेंट इटली, डी है सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर जॉन आल्सब्रुक को साइमन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। जो साइमन कमीशन है इसी को श्वेत कमीशन भी कहते हैं, यानी श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य वो सभी जो है ब्रिटिश से थे, यानी सभी जो 7 सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। और इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है चौरी चौरा कांड, डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? पहला है 1925, बी है 1926, सी है 1919 और डी है 1928। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928, यानी आंसर नंबर डी। और ये आया कहाँ था? ये आया था सर्वप्रथम बम्बई में। जो साइमन कमीशन सर्वप्रथम बम्बई में आया था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, जहां पर इसका भारी विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया, यानी साइमन वापस जाओ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? पहला है राजगुरु, बी है विट्ठल भाई पटेल, सी है लाला लाजपत राय, डी है CR दास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी आंसर नंबर सी। यानी 1900 दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है अगस्त के कथन के विरुद्ध, बी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, डी है नमक कर के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। पहला है इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, बी है भू राजस्व में 50% की कमी करना, 3 है
राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 3 सही है, डी है 1, 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 2 और 3 सही है, यानी भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, यानी ये 2 कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? पहला है 7, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है 6 और डी है 5। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पूना समझौता 1932 किनके मध्य करार था? इनके नहीं, किनके मध्य करार था? पहला है अंबेडकर गांधी, बी है गांधी नेहरू, सी है अंबेडकर सरदार पटेल, डी है अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो जो पूना समझौता हुआ था वो बेसिकली हुआ था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, यानी 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। और जो पूना समझौता हुआ था ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। लेकिन जो पूना समझौता हुआ था इसमें गांधी जी ने जो है अपना हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपना हस्ताक्षर पूना समझौते पर किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहला है मदन मोहन मालवीय, बी है महात्मा गांधी, सी है एनी बेसेंट, डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो 35 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? पहला है मदन मोहन मालवीय, बी है एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी, डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका भी राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी भीमराव अम्बेडकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? पहला है 2 सितंबर 1946, बी है 14 सितंबर 1946, सी है 24 अक्टूबर 1946, डी है 14 नवंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? पहला है 1932, बी है 1936, सी है 1940 और डी है 1942। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग की गई थी और उसकी जो अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की वो की थी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी लाहौर अधिवेशन 1940 में की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। पहला है हिंदू लीग द्वारा, बी है मुस्लिम लीग द्वारा, सी है ईसाई लीग द्वारा,
डी है सिख लीग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, यानी डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं। तो वो मनाया गया था आपके मुस्लिम लीग द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? पहला है कैबिनेट मिशन प्लान, बी है बेबल योजना, सी है साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी है क्रिप्स मिशन की विफलता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। करो या मरो का नारा किसने दिया? पहला है सरदार पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी जो आंदोलन शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बम्बई से, तभी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? पहला है 1940, बी है 1942, सी है 1945, डी है 1946। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? पहला है पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है डांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 43 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? तो इसका भी राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के किस क्षेत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? पहला है सूरत, बी है मुंबई, सी है भोपाल और डी है उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई, यानी आंसर नंबर बी से बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? पहला है क्रिप्स मिशन, बी है बेबल प्लान, सी है कैबिनेट मिशन, डी है माउंटबेटन प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कैबिनेट मिशन। और आया कब था? ये आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने पाकिस्तान के अलग राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ... में प्रमुख थे, यानी बलदेव सिंह जब भारत स्वतंत्र हुआ तब क्या थे? पहला है रक्षा मंत्री, बी है शिक्षा मंत्री, सी है रेलवे, डी है अर्थ। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्री, यानी आंसर नंबर ए। और जो है जो शिक्षा विभाग था ये था आपका राजगोपालाचारी।
गोपालाचारी। राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, और जो रेलवे था वो आप रेलवे विभाग मिला था आसफ अली को, यानी आसफ अली के रेलवे विभाग प्राप्त हुआ था। और वित्त आयोग जो था, अर्थ आयोग, ये मिला था आपको लियाकत अली खान को वित्त आयोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है मौलाना आज़ाद, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है सरदार पटेल। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई या खींची गई? पहला है पाक स्टेट लाइन, बी है रेड क्लिफ लाइन, सी है डूरंड लाइन, और डी है मैकमोहन लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डूरंड लाइन, यानी आंसर नंबर सी। और जो मैकमोहन रेखा है ये है आपके भारत प्लस चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और जो डूरंड लाइन है ये है जो पाक स्टेट लाइन है वो है भारत और श्रीलंका के बीच। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।